Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, Assalamu alaikum. बाबर नदीम here. Respected aspirants, आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर के ज़रिए मैं आपको जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके सर्टेन प्रिंसिपल्स बताऊंगा, उस पे जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों, एक बात क्लियर कर दूं, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में से एक क्वेश्चन आता है और फैमिली लॉ में से एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, आपने करना है। अब अगर आप वो मोहम्मदन लॉ वाली बुक जो है वो विद कमेंट्री जो है, अगर आप उसको देख लोगे, वो बंदा 2 दिन में भी पढ़ सकता है। वो बंदा 2 दिन में भी वो बुक पढ़ सकता है। अगर उसको देख लोगे तो बल्ले बल्ले आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने मेरी बात पे अमल ना किया और उसने वो बुक जो है मोहम्मदन लॉ वाली, ये वाली बुक जो है, ठीक है, इसमें ये वाले रेलिवेंट टॉपिक ना देखे, तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं देता कि ये वाले क्वेश्चन जो है वो क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पास्ट पेपर्स को एग्जामिन किया है। ठीक है, एलएलबी में आपने एक पढ़ा था इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, पढ़ा था ना, और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में आपने ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ी थी। बस वो इसी रेफरेंस से क्वेश्चन पूछता है, यानी फैमिली लॉज में सिर्फ बेर एक्ट ही शामिल नहीं है, उसकी जूरिस्प्रूडेंस भी शामिल है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस चीज़ को लाइटर ना लीजिएगा। आपने सिर्फ गार्डियन और वार्ड एक्ट पढ़ लिया, लेकिन अब आपने वो मोहम्मदन लॉ से गार्डियन और वार्ड एक्ट ना पढ़ा या फैमिली लॉ को ना पढ़ा, तो वो पेपर जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो आपने पढ़नी है ना। तो अगर इसमें कहीं जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज भी दिया है मोहम्मदन लॉ में, डीएफ मुल्ला की बुक में कहीं पे मोहम्मदन लॉ भी दिया है, तो वो तो जो है वो आपने ही जो है वो देखना है। मैंने इस बुक का आपको लिंक भी दे दिया है, पहले भी दिया था, ये डीएफ मुल्ला की जो बुक है। ठीक है, तो ये आपने साथ के साथ जो है ना इसको पढ़ना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें से इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो पूछ लेता है, जैसे एलएलबी में आते थे, बेशक खुर्रम आमर की बुक से भी वो क्वेश्चन एक नज़र देख लें कि मैरिज जो होती है कब इनवैलिड होती है, कब वाइड होती है, कब वाइडेबल होती है, उसके इम्पेडिमेंट्स क्या होते हैं। ये चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन पर टाइम ज़ाया। लेकिन अगर आप बिल्कुल खाली ज़हन चले गए तो फिर तो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं होना। तो ये एक चीज़ है जिसको आपने मैं तो कहता ही रहूँगा, लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ इसको जो है वो बुक को साथ लेके जो है आपने जो है वो चलना है। जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है और उसमें एक जो प्लेट लिखने का तरीक़ेकार जो है, उसके ऊपर मेरा कम्प्रिहेंसिव लेक्चर है जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है मैंने उसकी जो है वो मैंने वो भी शेयर कर दी है आपके साथ। मैंने आपके साथ उसका लिंक भी शेयर कर दिया है। इवन आप चैनल पे भी जाके, तो वहाँ पे जाके आप चैनल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज वाला लेक्चर जो है, जस्टिफिकेशन, तो वो लेक्चर जो है वो फौरन आपके सामने आ जाएगा। तो आप उसको जो है वो जो है वो आप उसको सुनना जो है वो शुरू कर देंगे। तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो आपको बहुत सारे जो हैं वो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज क्या होती है और जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज की क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, और फिर उसकी फिर मैंने अपनी प्लेन ड्राफ्ट करके शेयर किया आपके साथ। ठीक है, फिर आप लोगों की प्लेन्स को मैंने उर्दू इंग्लिश में चेक किया। तो अगर आप ये लेक्चर मिस करेंगे तो ये बहुत नुकसानदेह होगा। इस लेक्चर को आपने जो है वो देखना है। बच्चों, सच्ची बात बताऊं, फैमिली लॉ की सारी जो प्लेन्स है ना, वो मैंने बड़े ज़बरदस्त वे में जो है वो मैंने जो है वो मैंने करवा के जो है वो रख दी है। ठीक है, अब इनके अंदर ये है कि मैंने रेलिवेंट लॉ भी जो है वो डिस्कस कर दिया है। तो ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे जो
मसले मसाइल हैं वो वैसे ही जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये देखें, इसका भी मैंने आपको लिंक दे दिया है बच्चों। ये देखें, ये ड्राफ्टिंग सूट फॉर मेंटेनेंस की प्रिंट कैसे लिखते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स की सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की प्रिंट कैसे लिखते हैं। अब ये पेपर में आपको आ सकती हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की क्या रूल्स हैं, कैसे लिखते हैं, प्लीज इसको आप देख लीजिएगा। इसके ये जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज की प्रिंट कैसे लिखते हैं, तो प्लीज आप इसको जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वो एक दफा आप अगर आप देख लेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। और इन द लॉन्ग रन जो है वो ये उसके मैंने सारे रूल्स बता दिए। ये उस पे लेक्चर भी आपको मैं बता रहा हूँ, उस पे मैं आपको जो है वो लेक्चर भी बता रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं आपको जो है वो अपनी प्लेट का भी जो है वो हवाला आपको जो है मैं वो दे रहा हूँ। तो इट्स नाउ अप टू यू कि आप लोग जो है वो इसको जो है वो किस तरह से आप जो है वो कवर करते हैं। अच्छा, क्योंकि आज मैंने वो लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़ानी है, मीरा वाला केस भी पढ़ाना है। बेशक मैंने डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज के ऊपर आपको एक लेक्चर दे दिया है, आप उसको सुन भी लेंगे, लेकिन फिर वक्त मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करता हूँ कि जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज क्या है। जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज ये है कि जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज ये है कि जी एक शख्स, कोई भी शख्स, इवन वो कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, वो आके तो कोर्ट में ये कहता है कि जज साहब आप ये डिक्लेयर करें, आप ये डिक्लेयर करें कि ये जो डिफेंडेंट है ये कभी मेरा हस्बैंड या वाइफ था ही नहीं, या कभी ये मेरा हस्बैंड था लेकिन ये मुझे डिवोर्स दे चुका है लिहाजा अब ये मुझे वाइफ ना कहे, या कभी ये मेरी वाइफ थी लेकिन मैं इसको डिवोर्स दे चुका हूं लिहाजा अब ये जो है मुझे अपना हस्बैंड ना कहे। तो ये एक डिक्लेरेटरी फॉर्म का जो है वो दावा है। और फिर इसमें अगर नकाहनामा एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज के साथ वो बंदा ये भी कहता है कि ये जो नकाहनामा है वो जाली और फर्जी है, इसको क्या किया जाए, मनसूख किया जाए। बाकी जब वो आप ये लेक्चर सुन लेंगे और जब आप वो प्लेन देख लेंगे जो मैंने कहा है, तो उसके बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसके ऊपर जो है वो क्या हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, ये चेक करने के लिए कि क्या आपको जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का बेसिक कंसेप्ट आता है, वो हो सकता है कि जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का वर्ड इस्तेमाल ना करे और अब वो आपको एक प्रोपोजिशन देते कि जी एक बीबी ने एक दावा किया है कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि ये जो XYZ है ये मेरा हस्बैंड नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो पार्टी है वो ये कहती है कि इस कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है, तो आप एज ए फैमिली कोर्ट उस पर क्या डिसीजन दोगे। तो आपके माइंड को फौरन काम करना चाहिए कि ये जो मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है ये असल में जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा है, और मैं जो है वो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज चूंकि सेक्शन 5 रेड विद शेड्यूल में फॉल करता है, लिहाजा फैमिली कोर्ट की ही जुरिडिक्शन है, फैमिली कोर्ट की ही जुरिडिक्शन है। तो आपने इस तरह से उसका जो है वो जवाब देना है कि बेसिकली ये मैटर जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का है, और चूंकि जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज जो है वो सेक्शन 5 रेड विद शेड्यूल पार्ट 1 में फॉल करता है, लिहाजा फैमिली कोर्ट ही इस केस को सुनेगी और उनका ऑब्जेक्शन जो है वो विदाउट एनी वो है रीजन है, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ, इन माय हम्बल व्यू, ठीक है, द ऑब्जेक्शन ऑफ द लर्नेड काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट इज विदाउट एनी फोर्स because the contents of the above proposition reveals, transpires, depicts that the nature of the suit is in fact a jactitation suit for jactitation of marriage, whereas as per section 5 read with schedule part 1 of the Family Court Act 1964,
suit for jactitation fall within the specific domain of our family court. Hence, the objection of the landed counsel for the defendant is without any force, and the family court has subject matter jurisdiction to entertain the suit. तो इस तरह करके आपने उसका क्या करना है, वो जवाब दे देना है। अच्छा बच्चों, आपको इस तरह से भी कंफ्यूज कर सकता है कि वो कहता है कि एक स्ट्रेंजर ने ये दावा कर दिया है कि जी कोर्ट डिक्लेयर करे कि मैं जो है वो ये मेरी कभी वाइफ ही नहीं थी। अब वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये तो स्पाउसेस के दरमियान फैमिली कोर्ट एक्ट अप्लाई करता है, तो एक स्ट्रेंजर आके जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा कैसे कर सकता है। तो अगेन आपने वो जो मैंने जजमेंट बताई हुई है कि भाई सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करेगा कि ये मैटर जो है वो फैमिली मैटर है या नहीं। पार्टीज ये डिसाइड नहीं करेंगी, पार्टीज ये डिसाइड नहीं करेंगी कि फैमिली कोर्ट की सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है या नहीं है। चूंकि मैटर जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का है, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर ने दायर किया है, लेकिन वो फैमिली कोर्ट ही जो है वो सुनेगी। तो ये भी एक प्रोपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपको ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है वो कि वो आपको एक प्रोपोजिशन दे और उसमें लिखे कि वो जो प्लेंटिव है उसका स्टांस ये है कि ये मेरी वाइफ थी लेकिन अब नहीं है, तो कोर्ट डिक्लेयर करे कि ये मेरी वाइफ नहीं है। तो ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये अब सिविल मैटर बनता है। नहीं, एक देखें, मैरिज वाइड अब इनिशियो है यानी हुई नहीं, फ्रॉड के थ्रू हुई, कोर्ट डिक्लेयर करे कोई मैरिज हुई नहीं, ये भी जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज है। या कोई कहे कि मैरिज थी लेकिन अब नहीं है, ये भी जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का ही दावा है। तो एक और जो प्रोपोजिशन है जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज के हवाले से, वो ये आ सकती है कि क्या एक कोर्ट जो है वो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा खारिज करते वक्त कि ये जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज बनता ही नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट उस दावे को खारिज करते हुए लेकिन ये भी समझे कि अब ये एज ए हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रह सकते, तो क्या कोर्ट उस जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज के दावे को खुला में कन्वर्ट करते हुए जो है वो खुला में कन्वर्ट करते हुए उस मैरिज को जो है वो डिसॉल्व कर सकती है कोर्ट, ठीक है। तो मेरा व्यू है कि यस कर सकती है। मीरा वाले केस में मैंने उसका दावा भी खारिज किया और साथ में उसकी जो मैरिज थी उसको मैंने खुला में कन्वर्ट करते हुए मैंने मैरिज को भी डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। और फिर बाद में एपलेट कोर्ट ने वो ऑर्डर जो है वो अपहेल्ड रखा, ठीक है, और अब शायद वो हाई कोर्ट में केस जाए, लेकिन प्रिंसिपल आपको एक बताया है, इसको आपने जो है वो याद रखना है। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा ये है कि एक जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज के अंदर किसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है कि वो मैरिज को जो है वो साबित करे। देखिए, जो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा कर रहा है वो तो सिर्फ इतना कहेगा ना कि मेरी मैरिज नहीं हुई, ठीक है, और साथ में वो फ्रॉड के मटेरियल पार्टिकुलर्स बताएगा। तो उसके बाद ओनस शिफ्ट हो जाएगा अदर पार्टी पे कि वो ये साबित करे कि ये जो निकाह है ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुआ है। लेकिन ओनर शिफ्ट होने से पहले वो जो पार्टी है जो कि ये कहने जा रही है कि मेरा निकाह नहीं हुआ, वो मटेरियल पार्टिकुलर ऑर्डर 6 रूल 4 के तहत कोर्ट को मटेरियल पार्टिकुलर्स ऑफ फ्रॉड भी बताए। अच्छा, मटेरियल पार्टिकुलर्स ऑफ फ्रॉड से क्या मुराद है कि मसलन वो ये वाजे करे कि ये जो निकाहनामा है इस पे जो साइन अंगूठे हैं वो मेरे हैं ही नहीं, मैंने किसी निकाह रजिस्ट्रार के सामने मैंने कोई साइन अंगूठे किए ही नहीं है। अच्छा, ये निकाहनामे की बात नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको फ्रॉड की बुनियाद पे चैलेंज किया जाता है
हमेशा उसका बर्डन बेनिफिशियरी पे या दूसरी पार्टी पे उस वक्त शिफ्ट होता है जब पहली पार्टी एक तो उस ट्रांजैक्शन को, उस डॉक्यूमेंट को डिनाई करे और साथ में उसके मटेरियल पार्टिकुलर्स भी बताए कि ये अगर फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है तो कैसे है, और वो मटेरियल पार्टिकुलर बताने से क्या मुराद है कि वो बताए कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरे साइन अंगूठे हैं ही नहीं, या वो ये कहे कि मेरे साइन अंगूठे हैं लेकिन ये धोखे से लगवाए गए हैं, यानी किसी और कागजों के बहाने लगाए गए हैं या गन पॉइंट के ऊपर जबरदस्ती लगाए गए हैं। अगर एक बंदा सिर्फ ये कह देता है कि जी फ्रॉडुलेंट है ये डॉक्यूमेंट, तो ये वायलेशन है ऑर्डर 6 रूल 4 की, ठीक है। और अच्छा ये एक बात बता दूं, अगर ऐसा कोई जज के सामने मैटर आए कि जिसमें वो कहे जी डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट है, लेकिन उसने मटेरियल पार्टिकुलर्स नहीं बताए, तो फिर लॉ की मंशा ये नहीं है कि जज साहब उसका दावा जो है वो खारिज कर दें। उसका मंशा फिर कोर्ट क्या कर सकती है कि कोर्ट ऑर्डर 6 रूल 5 के तहत उस पार्टी को बेटर स्टेटमेंट का कह सकती है कि जाओ और जाके ये जो है ना, ये जो फ्रॉड के जो मटेरियल पार्टिकुलर्स हैं ये आप वजाहत के साथ जो है वो दोबारा एंटर करो, और वो बेटर स्टेटमेंट उसकी प्लीडिंग का जो है वो क्या होगा, हिस्सा तस्वर होगी। यहाँ कोर्ट जो है वो ऑर्डर ऑर्डर 10 के तहत, ऑर्डर 10 के, अच्छा सॉरी ये मैं सीपीसी में शुरू हो गया। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीपीसी फैमिली लॉ पे अप्लाई होती है या नहीं होती। अच्छा फिर उसके बाद क्या हो गया कि ऑर्डर 10 के तहत जो है कोर्ट पार्टीज को बुला के उनसे पूछ सकती हैं, हाँ भी बताओ ये डॉक्यूमेंट कैसे फ्रॉडुलेंट है, और वो जो कहेगा कोर्ट उसको एक पेपर के ऊपर लिखेगा और वो भी उसकी प्लेट या रिटर्न स्टेटमेंट का हिस्सा जो है वो तस्वर होगा। इसी तरह ऑर्डर 11, 12 और फिर ऑर्डर 14, ऑर्डर 15, इस तरह मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं सीपीसी में जिनमें कोर्ट जो है वो जो मटेरियल पार्टिकुलर्स हैं जो एक पार्टी ने नहीं लिखे उसको रिकॉर्ड के ऊपर जो कोर्ट है वो ला सकती है। तो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज में बर्डन दूसरी पार्टी पे उस वक्त शिफ्ट होता है जब फ्रॉड के मटेरियल पार्टिकुलर जो हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएं। अच्छा अगर किसी ने मटेरियल पार्टिकुलर्स दे दिए हैं, मसलन उसने कह दिया है जी हाँ जी ये निकाहनामे पे साइन मेरे ही हैं लेकिन ज़बरदस्ती या धोखे से लगवाए गए हैं या साइन मेरे हैं ही नहीं, तो अब बर्डन शिफ्ट हो जाएगा डिफेंडेंट के ऊपर कि वो ये साबित करे कि ये जस्टिफिकेशन ऑफ ये वैलिड निकाहनामा है, और उसके लिए वो अपना ओनस कैसे डिस्चार्ज करेगा, वो खुद एज ए विटनेस आए, वो जो है वो उस निकाहनामे के गवाहान जो हैं उनको जो है वो क्या करे, पेश करे। उसके बाद वो जो निकाह खां है उसको कोर्ट के थ्रू तलब करवाए। उसके बाद जो निकाह रजिस्ट्रार है वो उसको जो है वो कोर्ट में जो है वो तलब करवाए। उसके बाद वो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को तलब करवाए कि रिकॉर्ड लेके आओ, बताओ कोर्ट को कि तुम्हारे पास इसका रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये मैंने आपको बताया है कि एक जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज के दावे में इनिशियल ओनस प्लेंटिफ पे होता है, लेकिन जब वो अपना ओनस डिस्चार्ज कर देता है तो बर्डन शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट के ऊपर। और फिर आगे मैंने बताया है कि डिफेंडेंट अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो किस तरह से जो है वो साबित करेगा। अच्छा बच्चों अब हम मीरा वाले केस को देखते हैं। ये भी एक जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा था, ये मैंने 2018 में डिसाइड किया था। मीरा का असल नाम है मिस इर्तिजा रुबाब और दूसरी तरफ था अतीकुर रहमान। जो तकरीब निकाह का दावा था उसमें मैंने लिखा जी के अदालत उज़्मा का एक फ़ैसला है 2015 का कि दावे का फ़ैसला जो है वो उर्दू में करना चाहिए ताकि आम बंदा भी पढ़ सके और इसके बारे में अपनी राय कायम कर सके, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने मुद्दइया का मौक़िफ़ लिखा कि वो क्या कहती है। मीरा ने कहा जी कि मैं एक नामवर फनकारा हूँ
और मैं अतीकुर रहमान के साथ मिल के मुश्तरका सरमाए के ज़रिए फ़िल्में वगैरह बनाती रही हूँ, शूटिंग करती रही हूँ, ठीक है। और वो जो है वो यानी बाद में मेरा और इसका जो है वो तनाज़े हो गया, ठीक है। हमारा एक दीवानी दावा चल निकला। इस दौरान में अच्छा जी इसने क्लेम किया कि मैं इसका खावंद हूँ, जबकि हमारी कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं हुई, ठीक है। तो ये उसका जो था वो दावा था उसका मुतैया का। उसने कहा जी कि इसने वो जो शूटिंग की जो वो तस्वीर थी और जो एसएमएस थे उसको इसने तोड़-मोड़ के और फर्जी निकाह को बयान किया है, ठीक है। और इसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और उसकी जायदाद को थियाने के लिए ये जो है वो दावा किया है। उसको मीडिया से इस निकाहनामे का पता चला है, ठीक है। उसका कोई मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है और उसको मना भी किया है कि मुझे बीवी ना कहो, लेकिन वो इनकारी है, लिहाजा मैं इसका। अब मुतल्ले का मौक़िफ़ क्या था? मुतल्ले ने जवाब दाखिल करते हुए ये कहा कि जी कि कि वो दुबई में रहता है, इससे इनकार है। वो पाकिस्तान, हांगकांग में उसका कारोबार फैला हुआ है, ठीक है। ये मुदैया और मुतल्ले दुबई में मिले, ठीक है। उसके बाद मुतल्ले ने इससे शादी का इज़हार किया। फिर मुदैया ने लाहौर में एक मकान जो है डीएचए वो किराए पे लिया। इसी में उसके सारे दोस्त अहबाब वो गवाहान की मौजूदगी में, ठीक है, जो है वो की मौजूदगी में शादी हुई। बाद में वो मुख्तलिफ ममालिक की सैर के लिए भी गए, ठीक है। तो उसने बतौर बीवी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया है, ठीक है। और तस्वीर भी हैं जिससे पता चलता है कि वो मियाँ बीवी हैं। और इसके अलावा वो मुद्दले से रकम भी बटोरती रही है। और फिर जब रकम की वापसी का आया तो उनका आपस में जो है वो जो है इख्तलाफ हो गया और बाद में मुदैया ने जो है उसकी चीज़ें भी चोरी कर ली, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि निकाहनामा बिल्कुल ठीक है। तस्वीरों से भी ये है, गवाह खान, नकाह खान, रिश्तेदार वो सारे इसके शामिल थे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी कि इसने खुद को अनमैरिड शो करके मुझे धोखा दिया है। और उसके बाद फिर वो कहता है इकरा ड्रामे की बाबत इसने 70 लाख रुपए लिए हैं मेरे से और कई ममालिक की सैर भी की है, ठीक है। तो ये उसका दावा था किसका, डिफेंडेंट का। और फिर उसने एक बात ये भी कही है कि फैमिली कोर्ट एक्ट की दफ़ा 23 के तहत ये कोर्ट फैमिली कोर्ट जो है वो ये दावा जो है वो नहीं सुन सकती, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि इनमें मसालत करवाने की कोशिश की गई है, नहीं हुई। उसके बाद मेरे प्रेडिसेसर ने ये वाली जो है वो तनकीयात वज़ा कर दी। उसके बाद मैंने बताया कि शहादत में मुदैया ने ये डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किए, ये और जो डिफेंडेंट था उसने शहादत में ये डॉक्यूमेंट और ये गवाहान जो है वो पेश किए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मसालत अखीर की कोशिश की गई जो नाकाम रही। और अब मैं आ रहा हूँ फैसले की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जी ये तनकीद नंबर 5 और 6 क्या है जी, क्या मुद्दइया मुद्दले की कानूनी तौर पर बीवी है और दावा काबिल खराज है। तनकीद नंबर 6 है, क्या मुबैना निकाहनामा जाली, फर्जी और बेबुनियाद है और मुद्दइया तकज़ीब निकाह की डिग्री की हकदार है। मैंने लिखा कि ये वाले इश्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैं पहले डिसाइड करता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ मैंने क्या लिखा है। दीगर तनक़ीयात का फ़ैसला इन 2 तनक़ीयात पर मुनहसर है, लिहाजा इन तनक़ीयात का फ़ैसला पहले किया जाता है। मज़कूरा वालों दोनों तनक़ीयात का एक साथ फ़ैसला किया जाता है क्योंकि दोनों तनक़ीयात एक ही तस्वीर के 2 रुख हैं। पहले मरहले में मुद्दइया ने इस हद तक शहादत पेश करनी थी कि उसके मुताबिक क्यों कर निकाहनामा जाली व फर्जी है, जबकि दूसरे मरहले में बारिश सबूत मुद्दाले पे आ जाना था कि वो साबित करता कि निकाह और निकाहनामा शरीयत और कानून के मुताबिक अमल में आए।
कानून के मुताबिक किसी भी दस्तावेज को जाली व फर्जी कह देना काफी नहीं होता, बल्कि इस बाबत वजाहत करना जरूरी होती है कि किन वजूहात की बुनियाद पर वो दस्तावेज जाली व फर्जी है। जैसा कि मौजूदा दावा में मुद्दईया का मौक़िफ़ ये हो सकता था कि मुबैना निकाहनामा मार के पर उसके दस्तखत ही जाली व फर्जी हैं, या फिर दस्तखत तो उसी के हैं मगर ज़बरदस्ती या धोखाधड़ी से करवाए गए हैं। मगर मुद्दईया ने अपने दावा और फिर अपनी शहादत में ऐसी किसी बात की से मुबैना का कब्जा में थी जो उसने अर्जी दावा में के साथ लफ्ज़ पेश करता तो मैंने जिक्र किया, बाद में शहादत में बतौर में मगर मुबैना का जाली फर्जी होने की बाबत वजाहत ना की। दूसरे अल्फाज में मुद्दईया ने मौजूदा दावा के जरिए इस तकरार हक की सूरत में इतनी इस्ताद की है कि अदालत करार देवे कि मुद्दईया मुद्दअ की बीवी ना है, मगर दास्त मुस्तलज़मा की सूरत में ये इस्तदा ना की है कि अदालत मुद्दईया निकाहनामा को बयान करदा वजूहात की बुनियाद पर जाली व फर्जी करार देते हुए मनसूख करे। ये बीच में शायद मेरा एक पेज जो है वो मिस है। अच्छा, कानून ये है कि अगर किसी दस्तावेज के जाली व फर्जी होने की वजाहत ना की जाए तो फिर इसके बाद का बारिश सबूत कि वो दस्तावेज कानून के मुताबिक जारी हुई दूसरे फरीक को मुंतकिल ही ना होता है। लेकिन अगर फर्ज भी कर लिया जाए कि मुद्दईया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपनी अर्जी दावा और फिर अपनी शहादत के जरिए वजाहत की है कि उसके मुताबिक क्यों कर निकाहनामा जाली व फर्जी है, तो फिर बारिश सबूत मुद्दा ले पर था कि वो साबित करता कि निकाहनामा शरीयत के मुताबिक हुआ और फिर कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड हुआ। निकाह माबैन फरीक एंड शरीयत कानून के मुताबिक होने के बावजूद मुद्दा ने अपने जवाब दो और फिर अपने बयान अल्फी में बयान किया कि निकाह खानका रजिस्ट्रार ने मोरखा को मुद्दईया के घर में गुआन मोहम्मद यकूब मोहम्मद ताहर वालिदैन के भाई और निकाह रजिस्टर किया। मुद्दईया की इस मौक़िफ़ की गुआन निकाह मोहम्मद ताहर ने और अपने दस्तखत तस्लीम किया। निकाह खान का जारी करता है जिस पर बतौर निकाह खान फिर निकाह रजिस्ट्रार अपने दस्तखत व मोहर को तस्लीम करता है। मजीद बयानी हुआ कि दुल्हन दूल्हा तमाम गवाह के सामने दस्तखत मजीद बयान किया कि निकाहनामा की 4 परतें एक अतीकुर रहमान मुद्दअ को दे दी, दूसरी इर्तिज़ा रुबाब को दे दी और बाकी दोनों यूनियन कौंसिल में जमा करवा दी। मज़कूरा वाला गुहान मुद्दअ पर कौंसिल मुद्दईया की तरफ से तवील जरा हुई, मगर तमाम गुहान निकाह की तारीख वक्त दोस्त अहबाब रिश्तेदारान गवाहान निकाह और निकाह खां की मौजूदगी के लिहाज से मुकम्मल तौर पर पुख्ता रहे। वैसे भी निकाह की जगह तारीख दोस्त गुहान निकाह और निकाह खां की मौजूदगी के हवाले से कौंसिल मुद्दअ ने किसी भी गवाह के बयान को स्पेसिफिकली डिनाई ना किया है, सिर्फ ये तजवीज़ दी है कि निकाहनामा फर्जी व जाली है, जबकि फर्जी और जाली होने की कोई वजह बयान ना की है। कौंसिल मुद्दईया ने मुद्दअ की इस बयान के निकाहनामे के बाद मुद्दईया और मुद्दअ बतौर मियाँ बीवी मुख्तलिफ ममालिक में सियाहत के लिए गए की हद तक जरा ना की है। दौरान इजरा मुद्दअ DW1 ने बयान किया कि निकाह खां को मुद्दईया का वालिद लेके आया, जबकि दौरान इजरा निकाह खां ने भी यही कहा कि वो मुद्दईया के वालिद के कहने पर निकाह पढ़ाने आया। दौरान इजरा मुद्दअ ने भी तस्लीम किया कि निकाहनामा में मुद्दईया के वकील का नाम परवेज़ हुसैन बुखारी था और मजीद वजाहत भी की कि परवेज़ हुसैन बुखारी मुद्दईया का मामू। मज़कूरा बाला बयानात व जरा गवाह से बात ये वाज़ेह होती है कि निकाह माबैन फरीक़ैन शरीयत कानून के मुताबिक गवाहान दोस्त फरीक़ैन में निकाह खां ने पढ़ाया और निकाह रजिस्ट्रार ने रजिस्टर किया। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली रूल्स एक्ट, ये अनफॉर्चुनेटली पेजेस जो हैं वो जजमेंट के आगे पीछे हैं। अब पर्त नंबर 1 के बारे में वो कह रहा है असल पर जो निकाह रजिस्ट्रार पे रहती है, अलबत्ता रूल 8(2) कहता है कि निकाह रजिस्ट्रार के पास। अब जो बड़ी अहम बात हो रही है कि एक निकाहनामे में कि जो होता है उसके रजिस्टर का जो रजिस्टर होता है उसमें टोटल जो है 50 परतें होती हैं और 50 निकाहनामे होते हैं और हर निकाहनामे की 50 परतें होती हैं। ठीक है, कहता है असल पर जो निकाह रजिस्ट्रार के पास रहती है, अलबत्ता रूल 8(2) कहता है कि निकाह के रजिस्टर में 50 निकाहनामाजात होंगे, जबकि रूल 18 कहता है कि जब 50 के 50 निकाहनामाजात पूरे हो जाएंगे तो फिर पूरा रजिस्टर मुतलका यूनियन कौंसिल में जमा हो जाएगा। अब मौजूदा मुकदमा में निकाह रजिस्ट्रार DW4 ने पर्त नंबर 1 पेश ना की है और अपने बयान जरा के दरमियान वजाहत की है कि उसने रजिस्टर निकाहनामा जिसमें पहली परत होती है मुतलका यूनियन कौंसिल में जमा करवा दिया था। परत नंबर 1 नहीं आई। परत नंबर 2
के मुताबिक परत नंबर 2 दुल्हन को दी जाती है। नकार रजिस्ट्रार ने अपने बयान में कहा कि एक परत मुद्दइया को दे दी गई। अब जो बात काबिल गौर है वो ये है कि अगरचे मुद्दइया ने अपने दावा मुबैना नकारनामा का जिक्र ना किया है, मगर अपने अर्जी दावे के साथ नकारनामा की कापी लफ की है, जिसे बाद में दौरान शहादत बतौर मार्के पेश किया है। अब इस परत मार्के पर वाज़ेह लिखा है कि ये परत नंबर 2 है। मुद्दइया की तरफ से परत नंबर 2 का ही पेश होना इस बात का सबूत है कि निकाह हुआ था और वक्त निकाह रजिस्ट्रार ने रूल 10(3) पर अमल करते हुए परत नंबर 2 दुल्हन के हवाले की थी। परत नंबर 3 रूल 10(3) के मुताबिक परत नंबर 3 दूल्हे को दी जाती है। मुद्दले की तरफ से पेश करदा परत एग्जिबिट D6 पर वाज़ेह लिखा है कि ये परत नंबर 3 है, जिससे यह होता है कि निकाह रजिस्ट्रार ने रूल 10(3) पर अमल करते हुए निकाहनामे की परत मुद्दले के हवाले की थी। परत नंबर 4 रूल 10(3) के मुताबिक चौथी परत बवक्त निकाहनामा यूनियन कौंसिल को भेजी जाएगी। अब मौजूदा मुकदमा में मुतल्लिका यूनियन कौंसिल से ना सिर्फ परत नंबर 4 बल्कि रूल 18 के तहत निकाह रजिस्ट्रार की तरफ से जमा करवाई गई परत नंबर 1 का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश होना चाहिए था, मगर ऐसा ना हुआ है। इस बाबत बयान किया जाता है कि मुद्दइया की ही इस्तदा पर मुतल्लिका यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी को तलब किया गया, जिसने मोरका 1/7/17 और फिर 7/12/17 को अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल की और अपना बयान कलमबंद करवाया कि दिसंबर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मौका पर हंगामा हुआ, जिसमें सारा रिकॉर्ड जल गया, जिसमें निकाह मुतदाविया भी जल गया, जिसकी मुतल्लिका FIR दर्ज करवाई गई। अब जो बात काबिल गौर है वो ये है कि दोनों कौंसिल फ्रीकैन ने सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल पर तवील जरा की, मगर किसी ने भी सेक्रेटरी की इस बात को ना जुटलाया कि मोहतरमा बेनज़ीर के शहीद होने पर हंगामा हुआ और तमाम रिकॉर्ड जल गया। दूसरे अल्फाज में दोनों फ्रीकैन तस्लीम करते हैं कि मुबैना निकाहनामे से मुतल्लिका अगर कोई रिकॉर्ड 2007 में यूनियन कौंसिल में था तो वो जल चुका था। वैसे भी निकाहनामा का ना होना किसी भी शरीयत के मुताबिक होने वाले निकाह को बातिल ना करता है। मौजूदा मुकदमा में जब गवाह निकाह और तस्वीर निकाह को साबित कर रही हैं तो फिर निकाह नामे के रिकॉर्ड की कोई अहमियत ना है। निकाह नामे के बाद मुद्दइया की तरफ से एक एतराज ये भी हो सकता है कि मुद्दइया पर PW जरा मुद्दइया को मुबैना निकाह नामा से कन्फ्रंट ना करवाया है। अच्छा, मुबैना के लफ्ज़ करवाने के लिए भी कुछ दरख्वास्त नहीं। इस बाब बयान किया ये एक मुसलमान असूल है कि अ पार्टी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स प्लीडिंग। लिहाजा जब मुद्दइया ने अपनी अर्जी दावे के जरिए मुबैना निकाहनामे को चैलेंज ही ना किया है, निकाहनामा पर मौजूद अपने मुबैना दस्तूर तस्लीम या झुटलाया ही ना है, तो फिर कौंसिल मुतल्ले भी मुद्दइया के इस निकाहनामे से कन्फ्रंट करवाने या फिर मुद्दइया और उसके गवाहान के दस्तखत जरिए लेबॉर्टरी तस्दीक कराने के पाबंद ना थे। निकाहनामा एग्जिबिट D6 में मुद्दइया की तरफ से एक गवाह उसका वालिद भी है। मुद्दइया का वालिद मुद्दइया के फिज गवाहान में भी शामिल था। वालिद का बयान हल्फी भी अदालत में दाखिल हुआ था, मगर मुद्दइया ने बवक्त जरा वालिद को बतौर गवाह तर्क कर दिया। हालांकि मुद्दइया अपने वालिद को पेश करके निकाहनामे में मौजूद उसके मुबैना दस्तखत के बारे में कोई मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर ला सकती थी। वजाहत की जाती है कि बयान व जरा के दौरान मुद्दले के तमाम गवाह और निकाह इस बात पर पुख्ता रहे कि मुद्दइया ने उनके रूबरू निकाहनामे पर दस्तखत किए हैं। मुद्दइया ने अपनी शहादत में बवक्त निकाह और निकाह के बाद की तस्वीर पेश की है, जिनमें से कुछ तस्वीर दर्ज झैल है। तस्वीर एग्जिबिट D7 में नजर आने वाले अफराद मुद्दइया, मुद्दले निकाह खान, निकाह रजिस्ट्रार और वालिद मुद्दइया हैं, जो कई तरीक पेशी पर इस अदालत के सामने पेश होते रहे। तस्वीर एग्जिबिट में मुद्दइया को निकाहनामे में दस्तखत करते हुए देखा जा सकता है। वालिद मुद्दइया निकाह खान का गवाह है। मुद्दइया के वालिद को दस्तखत करते हुए देखा जा सकता है, जो मुख्तलिफ तरीक पेशियों पर इस अदालत के रूबरू पेश होता रहा। अब जो बात काबिल गौर है वो ये कि मुद्दइया इन तस्वीर की सेहत से इनकार ना करती है, अलबत्ता उसका मौक़िफ़ ये है कि ये तस्वीर एक इकरा ड्रामे की है, जबकि अर्जी दावा या शहादत मुद्दइया में कहीं पर भी इकरा ड्रामे की कहानी, किरदार वगैरह को मज़कूरा वाला तस्वीर से ना जोड़ा गया है। IT के इस जदीद दौर में इकरा ड्रामे को इंटरनेट पर जाकर सर्च किया जा सकता है। कई वेबसाइट्स जैसा कि YouTube वगैरह पर इकरा ड्रामे की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जहाँ से ये आया होता है कि ये ड्रामा PTV होम पर 2013 में नशर हुआ। मज़कूरा तस्वीर नजर आने मुद्दले निकाह खां का मज़कूरा वाला ड्रामे में ना ही कोई किरदार है और ना ही कोई सीन है, जिससे मुद्दले की इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है कि तस्वीर निकाह की ही हैं, जिनसे मुद्दइया, मुद्दले निकाह खां और एक साथ देखा। तस्वीर में मुद्दइया का रूसी लिबास में दस्तखत करते हुए नजर आना अज़बुत इस बात का सबूत है कि मुद्दइया ने आज़ाद मर्जी से निकाह किया। तस्वीर से मुद्दले की इस मौक़िफ़ को भी तक़वियत मिलती है कि निकाह के बाद मुद्दइया और मुद्दले बतौर
मियाँ बीवी मुख्तलिफ ममालिक की सियाहत के लिए जो है वो गए। अच्छा जी, उसके बाद ये थे क्या दावा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और फैमिली कोर्ट एक्ट की दफ़ा 23 के तहत नाकाबिल पेशरफ्त है। ये अब एक तनकीद थी। अदालती उज़्मा ने अपने फैसले 2006 सुप्रीम कोर्ट 499 में फैमिली कोर्ट के दफ़ा 23 की तशरीह कर दी है, जिसके मुताबिक अब चाहे निकाहनामा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत ही रजिस्टर्ड हुआ हो, इस निकाहनामे को सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। लिहाजा इस तनकीद का फैसला भी मुतैया के हक में किया जाता है। अच्छा जी, अब पैरा नंबर 23 क्या है? शहादत फ्री कैंसिल ये भी यह होता है कि एक घर कोठी नंबर मुद्दइया मुद्दल के तनाज़ा की वजह बनी, जिसकी वजह से दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमाबाजी शुरू की। दस्तावेज़ात इस बात का सबूत है कि निकाह के बाद घर के तनाज़े की वजह से दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे के खिलाफ दीवानी व फौजदारी मुकदमात कायम किए, जो 10 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। इस तवील तरीन मुकदमाबाजी को सामने रखते हुए अदालत ये समझती है कि अब फ्रीकैन बतौर मियाँ बीवी अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन करदा हदूद के अंदर रहकर ज़िंदगी ना गुजार सकती हैं। लिहाजा बेहतर होगा कि मुतय्या को निकाह के बंधन से आज़ाद कर दिया जाए। लिहाजा जहाँ अदालत मुतय्या का तकज़ीब निकाह का दावा खारिज करती है, वहीं उनके दरमियान निकाह खुला की बुनियाद पर मनसूख भी करती है। हक महर की हद तक कोई हुक्म जारी नहीं किया। अब देखें ना बच्चों, 10/5 में मई का ऑर्डर है, तो मैंने हक महर की हद तक कोई ऑर्डर नहीं किया, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अगर कोर्ट समझे कि ऐसे हालात हैं तो कोर्ट उस ऑर्डर को विद हेल्ड भी कर सकती है। पर्चा डिग्री तैयार हुए, मौजूदा हुक्म निकाहनामा की एक कापी मुतलका चेयरमैन यूनियन काउंसिल के नाम इस हुक्म के साथ भेजी जाती है कि वो निकाहनामा का रिकॉर्ड मुकम्मल करे और कानून के मुताबिक मुसालत की कार्रवाई शुरू करे। अब मिसल बाद तरतीब व तकमील बजरिया एलमा जो है वो दाखिल दफ्तर हो गए। तो बच्चों ये था ट्रायल कोर्ट का जो है वो फैसला। अच्छा बच्चों, ये है फिर एपलेट कोर्ट का डिसीजन। ये हैं ऑनरेबल जज मजहर अब्बास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली 31/1/22 को जो है वो फैसला किया है। ये जो मेरा ऑर्डर था उसके अगेंस्ट ये लिखते हैं, दिस अपील हैज बीन प्रेफर्ड अगेंस्ट द जजमेंट डिक्री डेटेड 28/18 पास बाय बाबर नदीम लर्नड जज फैमिली कोर्ट लाहौर, whereby the suit of appellant regarding decree of marriage was dismissed as well as marriage between the spouses was dissolved on the basis of khula. Appellant plaintiff is aggrieved from the above said order impute judgment. उसके बाद उन्होंने फैक्ट्स लिखे हैं। अच्छा बच्चों, मैंने ना इसको पढ़ा है, इस जजमेंट को ना, इसमें कोई भी ऐसी यानी एडिशनल बात नहीं लिखी गई जो कि वो मेरे फैसले में जो है वो नहीं है। आपको इसकी कॉपी भी दे दी है, आप इसको जो है वो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और एंड पे जज साहब ने जो है वो इसमें जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसको अप्रिशिएट करते हुए उसकी जो अपील थी मीरा की, उसको जो है उन्होंने डिसमिस किया। Last para, keeping in view all above facts and circumstances, Learned Trial Court has not committed any illegality or irregularity while deciding the impugned judgment decree, hence appeal is hereby dismissed. अच्छा, फिर एक पैरा इससे ऊपर वाला जैसे हमने लिखा है कि ड्यू टू दिस लर्नड ट्रायल कोर्ट हैज राइटली डिसमिस्ड द सूट ऑफ द appellant appellant claim of appellant with regard to declaration of marriage was found false. Parties had reached to such climax that they could not live as husband and wife together due to the refusal of wife to live with the respondent and as well as registration of criminal and civil cases. Trial court has rightly come to the conclusion that dissolution of marriage was only just option to part away between the parties on the basis of खुला। तो उन्होंने इस डिसीजन को भी अपहेल्ड रखते हुए उसको क्या कर दिया, उसकी अपील को खारिज कर दिया। तो बच्चों, आज मैंने कोशिश की है कि डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज के बारे में आपको एक बता सकूं कि डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज क्या होता है, उसकी प्रिंट कैसे लिखी जाती है, उसकी जो लैंडमार्क जजमेंट थी उनको प्रोपोजिशन की सूरत में, एक कहानी की सूरत में मैंने आपको सुनाया है, और एंड पे मैंने आपको मीरा वाला केस जो है वो पढ़ के सुनाया है। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।